स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एमजेएफ नॉलेज में। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज के सवाल क्या हैं। सवाल नंबर 1, भारत में परमाणु हमले का बटन किसके पास होता है और परमाणु हमले का आदेश कौन दे सकता है? जवाब है उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच परमाणु बटन की धमकियों से इस प्रश्न का जन्म हुआ कि क्या भारत के प्रधानमंत्री की टेबल पर भी परमाणु बटन होता है और क्या परमाणु हमला सिर्फ चुटकी बजाते ही किया जा सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि परमाणु हमले के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसमें कितना समय लगता है। परमाणु मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार प्रधानमंत्री की टेबल पर ऐसा कोई बटन या परमाणु बटन नहीं होता जिसे दबाकर किसी भी देश पर परमाणु हमला किया जा सके, लेकिन प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड जरूर होता है जिसके बिना परमाणु बम को छोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि किसी देश पर परमाणु हमले के लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी देश पर परमाणु हमला कर दो और वैज्ञानिकों ने तुरंत हमला कर दिया। कौन दे सकता है परमाणु हमले का आदेश? जैसा कि ऊपर बताया गया कि परमाणु बम छोड़ने के लिए प्रधानमंत्री के पास सिर्फ एक स्मार्ट कोड होता है। परमाणु बम को दागने की असली बटन तो परमाणु कमांड के सबसे निचली कड़ी या टीम के पास होता है, जिसे वाकई में यह मिसाइल दागनी होती है। यह भी सच है कि भारत में परमाणु हमला करने के निर्णय सिर्फ प्रधानमंत्री के पास होता है। हालांकि प्रधानमंत्री अकेले निर्णय नहीं ले सकता, उसे परिस्थितियों के अनुसार अपनी सुरक्षा मामलों को कैबिनेट कमेटी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से राय लेकर ही परमाणु हमला करने का निर्णय ले सकता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, एलएसी और एलओसी में क्या अंतर है? जवाब है नियंत्रण रेखा को एलओसी कहा जाता है। यह नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित कश्मीर के अलग अलग हिस्सों को परिभाषित करने का काम करती है। वहीं एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा के लिए यह भारत और चीन के बीच की सीमा होती है। एलओसी एक सीमांकित सीमा कही जाती है, ऐसी सीमा जो चिन्हित की जाती है। वहीं एलएसी का सीमांकन नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही इसमें एक विशाल खाली जगह होती है। एलओसी या नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित कश्मीर के कुछ हिस्सों को अलग करने का काम करती है। इसके साथ ही यह लगभग 435 मील या 700 किलोमीटर लंबी होती है। भारत द्वारा नियंत्रित भाग को जम्मू और कश्मीर के रूप में जाना जाता है। यह एक राज्य जो क्षेत्र के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों का गठन करता है। यह मूल रूप से कश्मीर के लगभग 45% को कवर करता है। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, एक आम भारतीय नागरिक चीन को कैसे जवाब दे सकता है? जवाब है माना आप चीनी फोन फेंक नहीं सकते, माना आप लैपटॉप कंप्यूटर नहीं फेंक सकते, माना आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीन की बनी चीज नहीं फेंक सकते, लेकिन अगर इन 20 जवानों की शहादत का थोड़ा भी दुख है तुम्हें तो अपने फोन से टुच्ची से हेलो टिकटॉक ऐप को अभी अनइंस्टॉल कर दो। आप पूछ सकते हैं इससे क्या होगा, खाली एक ऐप अनइंस्टॉल करने से क्या होगा? तो सुनो एक बात गौर से। आप सोच रहे होंगे किस बात का दबाव, तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। चीनी सरकार सोचेगी यदि 3 दिन में सभी भारतीय एकजुट होकर एक चीनी ऐप अनइंस्टॉल कर सकते हैं तो आगे मिलकर क्या कर सकते हैं। ये सोचकर ही चीन की पैंट गीली हो जाएगी। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि मानसिक दबाव बहुत ही बड़ी चीज होती है। बड़े से बड़ा पहलवान यदि मन से हार जाए तो वो कुश्ती कभी नहीं लड़ पाएगा। मित्रों हम सीमा पर जाकर लड़ नहीं सकते। आज हम इतने ज्यादा चीनी सामानों से घिरे हैं कि सब सामान फेंक नहीं सकते। मित्रों अपनी आत्मा से पूछो, लेकिन क्या हम सब मिलकर एक चीनी ऐप अपने फोन से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते? क्या हम ये छोटा सा काम करके चीन की सरकार पर दबाव नहीं बना सकते? क्या हम सीमा पर लड़ रहे जवानों के लिए इतना सहयोग नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। तो आओ इस मुहिम को शुरू करें। अपने फोन से इस ऐप टिकटॉक को अनइंस्टॉल करें और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों हम बिना देर किए अपने चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4, गलवान घाटी में बिना गोलीबारी के इतने सैनिक कैसे हाथाहाथ हो गए? जवाब है 15 जून को रात 2 बजे अचानक चीन की सेना लाठी में नुकीली लोहे बांधकर भारतीय सेना पर हमला किया और दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई, जिसमें भारतीय तरफ से एक कर्नल समेत 20 जवान जबकि चीन की साइड से 43 सैनिक मारे गए और चीन के 11 सैनिक घायल हुए हैं। भारतीय सेना कमांडिंग ऑफिसर जो बातचीत का नेतृत्व करते थे, उनका शहीद होना भारत के लिए एक बड़ा नुकसान है। इस घटना का विस्तृत जानकारी आई है कि एक दिन में दोनों पक्षों में पीछे हटने का समझौता हो चुका था और सेना पीछे हटने को तैयार थी। रात 8 से 9 बजे कमांडिंग ऑफिसर ये चेक करने गए थे कि स्थिति क्या है, तो देखा कि चीनी सेना बिल्कुल भी नहीं हिली है। इस पर सीओ साहब 2 इंटरप्रीटर और कुछ अन्य सैनिकों के साथ चीनी सेना से बात करने गए, पर अब चीनी सैनिकों का मूड कुछ बदल गया था और वो लड़ाई की तैयारी करके रखी थी और सैनिकों की संख्या बढ़ा रखा था। वहां पर चीनी सैनिकों ने इनको घेर लिया और हाथापाई करने लगे। इस हाथापाई में चीनी सैनिक भारी पड़े और कर्नल बाबू समेत दोनों सैनिक मारे गए। इस घटना की जानकारी होते ही पीछे से और भारतीय सेना आई और उन्होंने चीनी सेना के साथ जबरदस्त मुठभेड़ की। हाथ की लड़ाई में चीनी और भारतीय सेना दोनों ही घाटी की नदी में गिरे हैं और इस तरह दोनों सेना को नुकसान उठाना पड़ा है।
एक ब्रिटिश न्यूज ने दावा किया था कि भारत के कुछ सैनिक, जिनमें एक मेजर रैंक का अधिकारी भी था जिसे चीन ने बंदी भी बनाया था, जिसे छोड़ दिया गया। स्थानीय सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि जहां झड़प हुई वो काफी संकरी है और एक तरफ गहरी खाई है जहां से नदी बहती है। जब झड़प आरंभ हुई तो बहुत से सैनिकों ने हाथापाई में दोनों ओर से सैनिक उन गहरी खाइयों में गिर गई, जिसमें ठंडे पानी और गिरने की चोट की वजह से उनकी मृत्यु हुई। इस पूरी घटना का मूल कारण भारत में आईटीबीपी पोस्ट यहां तक अपना रोड बना लिया है और PP-14 तक सड़क बनाना चाहता है जो 8 किलोमीटर लंबा है। PP-14 तक चीन भी पेट्रोलिंग करता है और वापस चले जाते हैं, पर अभी वो अपना टेंट लगा के बैठ गया है। भारत इस जगह से चीन को वापस भेजना चाहता है। चीन यह भी नहीं चाहता कि भारत यहां तक रोड बनाए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5, आखिर क्यों भारत और चीन के सैनिक बॉर्डर में एक दूसरे पर गोलियां नहीं चला सकते? आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा नियम या समझौता है जिसके तहत दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर फायरिंग नहीं कर सकते। दरअसल भारत और चीन ने समझौता के तहत तय किया है कि मतभेद कितने भी हों, बॉर्डर पर हम उत्तेजना पर काबू रखेंगे। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन गए थे, तब दोनों देशों ने आधारभूत राजनीतिक मापदंड तय किए गए थे, जिन्हें बाद में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोहराया गया। बंदूक नहीं रख सकते, जिन्होंने रखा भी तो नोजल जमीन की तरफ होगा। दोनों देशों के बीच यह किया गया कि फ्रंट लाइन पर जो भी सैनिक तैनात होंगे उनके पास या तो हथियार नहीं होंगे, और अगर रैंक के हिसाब से अफसरों के पास बंदूक होगी तो उसका नोजल जमीन की तरफ होना चाहिए। स्टैंडिंग ऑर्डर का पालन करने को कहा गया। चीन ने लद्दाख के गलवान नदी क्षेत्र पर अपना कब्जा बनाए रखा है। यह क्षेत्र 1962 के युद्ध का भी प्रमुख कारण था। जमीनी स्तर की कई दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। सेना को स्टैंडिंग ऑर्डर का पालन करने को कहा गया है। इसका मतलब है कि सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए बल का इस्तेमाल नहीं कर सकती है।